1903 में राइट ब्रदर्स ने पहला कामयाब एयरप्लेन ईजाद किया और फिर उस टाइम के बाद पूरी इंसानियत ही बदल गई। ये एक बहुत बड़ी ईजाद थी क्योंकि लोग सदियों से उड़ना चाहते थे लेकिन वो ऐसा नहीं कर पा रहे थे। इन राइट ब्रदर्स से पहले हमें लियोनार्डो डा विंची की परिंदों वाली ड्राइंग्स और उड़ने वाली मशीनों की ड्राइंग्स जो हैं वो देखने को मिलती हैं। लेकिन लियोनार्डो डा विंची से पहले हिस्ट्री में हमें ऐसे लोगों की कहानियाँ या मिथ्स कह लें देखने को मिलती हैं जिन्होंने आसमान में उड़ने की कोशिश की थी। लेकिन इन मिथ्स में ना सबसे फेमस मिथ जो है वो है डेडलस और इकैरस की, जिसको पहली बार एक रोमन पोइट ओविड ने ना अपने वर्क मेटामॉर्फोसिस में रिकॉर्ड किया था। स्टोरी कुछ ऐसे है कि एक मिथिकल इन्वेंटर डेडलस उसने ना परिंदों के पंखों और वैक्स यानी मोम की मदद से पर बनाए, जो कि उसने इसलिए बनाए थे ताकि वो और उसका बेटा इकैरस क्रीट शहर से भाग सके जहां पर किंग माइनोस ने उन्हें कैद कर रखा था। उड़ते हुए ना इकैरस ने अपने बाप की वार्निंग्स को इग्नोर कर दिया और वो सूरज के कुछ ज्यादा ही करीब जाकर उड़ने लग गया, जिससे हुआ ये कि उसके परों की मोम पिघल गई और वो समुद्र में गिरकर मर गया। लेकिन हम ना इस कहानी को थोड़ा सा शुरू से देखते हैं। आपको इस स्टोरी का रेफरेंस इंग्लिश लिटरेचर में बहुत जगह देखने को मिलेगा, जिसमें से एक डॉक्टर फॉस्टर्स प्ले में जिसके प्रोलॉग के एंड में इसका रेफरेंस है, और दूसरा शेक्सपियर का प्ले हेनरी 8 है जिसके एक्ट 4 के सीन 8 में हमें इस कहानी का रेफरेंस देखने को मिलता है। उसके अलावा ना हम स्टोरी के मोरल लेसन को भी एंड में डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को पूरा जरूर देखना। और ये वीडियो देखने के बाद ना आपके ये वाले क्वेश्चन जो है ये सॉल्व हो जाएंगे। डेडलस और इकैरस कौन थे, टेलस कौन था और वो बर्ड कैसे बना, किंग माइनोस कौन था और उसने किस तरह पोसाइडन देवता को नाराज किया, माइनोटोर कौन था और वो कैसे पैदा हुआ, किंग माइनोस ने डेडलस को क्यों कैद किया, माइनोटोर को किसने मारा, और आखिरकार सबसे अहम के इकैरस, फैथन और टेलस की कहानी किस तरह से सेम है। डेडलस और इकैरस की कहानी ना इकैरस के पैदा होने से पहले ही शुरू हो जाती है। डेडलस एक कमाल का स्कल्पचर यानी मुजस्मा साज था जो कि बड़ी शानदार मूर्तियां तराश कर बनाया करता था। सोक्रेटिस यानी सुकरात ने अपने एक डायलॉग में ना एक लेजेंड का जिक्र किया है जो कि डेडलस है, और उसने कहा है कि डेडलस की मूर्तियों को ना बांध कर रखना पड़ता था, नहीं तो वो भाग जाती थी। यानी कहने का मतलब ये कि डेडलस की कारीगरी इतनी ज्यादा लाइफ लाइक होती थी कि उन मूर्तियों को देखकर लगता था कि उनमें जान आ गई हो। ये कोई इत्तेफाक नहीं है कि कहा जाता है कि एंशिएंट टाइम्स में ना लकड़ी की बनी हुई मूर्तियों की पूजा करने वालों के मंदिरों में ना जितनी भी मूर्तियां पड़ी हुई होती थी ना वो ज्यादातर डेडलस नहीं बनाई हुई होती थी। ओसेनियस जो कि 2nd सेंचुरी का एक ट्रैवल राइटर था, वो बताता है कि उसने ना डेडलस की बनाई हुई कई इमेजेस को देखा और उनको देखकर ना एक डिवाइन सी फीलिंग आती थी। लेकिन डेडलस एक माहिर आर्टिस्ट से ज्यादा कुछ और भी था, वो एक इन्वेंटर भी था। कदीम लोगों ने बहुत सारी ईजादात को उसके साथ जोड़ा है, जिसमें से कारपेंट्री भी उसी की एक इन्वेंशन थी, यानी लकड़ी से चीजें बनाना। यहाँ पर डेडलस की कहानी की एक डार्क साइड भी है। वैसे तो डेडलस अपने टाइम का सबसे ज्यादा ग्रेट इन्वेंटर था, लेकिन थोड़े टाइम बाद ना उसको उसकी टक्कर वाला आदमी मिला। ओविड ने ना अपनी मेटामॉर्फोसिस में लिखा कि डेडलस एथेंस में पैदा हुआ था और जल्द ही अपनी स्किल्स और इंटेलेक्ट की वजह से एक इज्जतदार शहरी बन गया। लेकिन कुछ सोर्सेज कहते हैं कि ये क्रीट में पैदा हुआ था। डेडलस की एक बहन थी जिसके एक बेटे का नाम था टेलस, लेकिन कुछ सोर्सेज में आपको इसके बेटे का नाम कैलस और पर्डिक्स भी मिलेगा। तो डेडलस की बहन ने सोचा कि उसका बेटा अपने अंकल से पढ़कर बहुत कुछ सीख सकता है, लेकिन उस बेचारी को क्या पता था कि आगे क्या होने वाला है। बहरहाल डेडलस ने ना टेलस को अपने पास रख लिया और उसे वो सब कुछ सिखाना शुरू कर दिया जो कि वो जानता था। टेलस काफी जवान था और चालाक और समझदार भी था। उसने बहुत जल्द सब कुछ सीख लिया और उसे अपने आसपास की चीजों पर अप्लाई करने भी लग गया। डेडलस को बहुत जल्द इस बात का एहसास हो गया कि ये लड़का ना सिर्फ होशियार है बल्कि उससे भी ज्यादा समझदार है। अगर टेलस इसी तरह से काम करता रहा ना तो वो बहुत जल्द डेडलस को पीछे छोड़ देगा और लोग डेडलस की बजाय टेलस की बातें किया करेंगे। तो इसलिए ना डेडलस ने क्या किया कि टेलस को ना एक्रोपोलिस नाम की चोटी से नीचे फेंक दिया, लेकिन गॉडेस एथीना ने उसको बचा लिया। और कैसे बचाया कि उसको ना एक परिंदे में बदल दिया और उस परिंदे को ना टेलस की माँ का नाम मिला यानी पर्डिक्स। लेकिन जो डेडलस था ना उसको उसके इस काम की वजह से ना एथेंस से निकाल दिया गया। एथेंस से निकाले जाने के बाद डेडलस ने किंग माइनोस के शहर क्रीट में पनाह ली। किंग माइनोस का समुद्री जहाजों का एक बहुत बड़ा दस्ता था जिसकी मदद से वो समुद्रों पर हुकूमत करता था, और जब डेडलस भी इसके दरबार में आ गया ना
तो किंग माइनोस और भी ज्यादा ताकतवर हो गया। अब किंग माइनोस के दरबार में ना डेडलस के लिए सब कुछ शुरू से शुरू करने का मौका था। उसी जगह पर डेडलस का ना एक स्लेव जिसका नाम नोक्रेट था, उससे ना बेटा हुआ जिसका नाम था इकैरस। इकैरस की शुरू वाली लाइफ और अपने बाप डेडलस के साथ रिलेशनशिप के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन हमें नहीं मिलती। डेडलस क्रीट में बड़े सुकून के साथ रह सकता था, लेकिन फिर एक दिन अचानक उसे किंग माइनोस की वाइफ पैसिफी की तरफ से बुलावा आया कि किंग की वाइफ को ना किसी काम में उसकी जरूरत है। दरअसल पैसिफी ना किसी जानवर के साथ मेट होना चाहती थी, और खास तौर पर एक बुल के साथ। अब आप सोच रहे होंगे कि पैसिफी ऐसा क्यों चाहती थी, तो इसका जवाब ढूंढने के लिए ना हमें पैसिफी की लाइफ में कुछ दिन पीछे जाना होगा कि जब उसके हस्बैंड माइनोस ने ना समुद्र के देवता पोसाइडन से कहा कि अगर वो देवता उससे खुश है या फिर वो उसकी फेवर में है तो वो निशानी के तौर पर ना एक खूबसूरत बैल भेजे। किंग ने वादा किया कि वो इस जानवर को पोसाइडन देवता के लिए ही सैक्रिफाइस करेगा। पोसाइडन ने माइनोस की बात मानते हुए एक बहुत ही हट्टा कट्टा खूबसूरत बैल समुद्र से भेज दिया। माइनोस इस बैल को देखकर बहुत ज्यादा खुश हुआ, लेकिन अब वो इस जानवर को पोसाइडन के लिए सैक्रिफाइस नहीं करना चाहता था। इसलिए ना उसने क्या किया कि पोसाइडन के भेजे हुए बैल को रख लिया और उसकी बजाय किसी और बैल को सैक्रिफाइस कर दिया। जब पोसाइडन ने देखा कि इसने अपना वादा पूरा किया लेकिन माइनोस ने ऐसा नहीं किया, तो उसने ना सजा के तौर पर माइनोस की बीवी के ऊपर बैल से मेट होने का पागलपन सवार कर दिया। जिससे हुआ क्या कि पैसिफी की अर्ज बढ़ गई, लेकिन क्योंकि बैल थोड़ा जिद्दी था और किसी से काबू नहीं हो रहा था, तो इसलिए ना पैसिफी को डेडलस की मदद चाहिए थी। तो डेडलस ने ना पैसिफी की इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक लकड़ी की गाय बनाई जिसके नीचे व्हील्स लगे हुए थे। फिर उसने ना इस गाय को अंदर से खाली किया और उसके ऊपर गाय की तरह का एक कपड़ा सिलाई करके डाला और उसे उस जगह रख दिया जहाँ वो बैल घास चरने के लिए आया करता था। पैसिफी उस गाय के अंदर चली गई और इस नकली गाय ने ना बैल को ट्रिगर किया और इस तरह एक इंसान और जानवर के मेट करने के बाद जो मखलूक पैदा हुई उसका नाम था माइनोटॉर, जो कि आधा इंसान और आधा बैल था। जब किंग माइनोस ने इस क्रिएचर को देखा तो उसने ना डेडलस को हुक्म दिया कि वो जल्दी से एक भूल भुलैया बनाए जहां पर वो इस जानवर को कैद कर सके या छुपा सके। बाद में फिर किंग माइनोस ने एथेंस के लोगों में अपना डर और खौफ बिठाने के लिए ना एक रस्म शुरू की जिसमें वो एक स्पेसिफिक टाइम के बाद ना 7 नौजवान लड़कियां और 7 ही नौजवान लड़कों को माइनोटोर को ट्रिब्यूट के तौर पर पेश करता था। फिर आखिरकार एथेंस में से एक हीरो आया जिसका नाम था थीसियस। वो क्रीट में आया और उसने ना किंग माइनोस की बेटी अरिएडनी की मदद से उस माइनोटोर को मार दिया। कुछ एंशिएंट राइटर्स का कहना है कि इस काम में भी डेडलस ने ही उनकी यानी थीसियस और एरिडनी की मदद की थी। ओविड के मुताबिक एक टाइम आया कि जब डेडलस को क्रीट से नफरत हो गई और वो अब वापस अपने घर एथेंस जाना चाहता था, लेकिन किंग माइनोस उसे किसी भी कीमत पर यहाँ से जाने नहीं देना चाहता था, चाहे उसके लिए उसे डेडलस को कैद ही क्यों ना करना पड़े। कुछ राइटर्स ने लिखा कि माइनोस ने ना डेडलस को इसलिए जेल में डाला क्योंकि वो डेडलस की अपनी वाइफ पैसिफी के काम में और थीसियस के काम में हेल्प करने वाली बात जान चुका था, या फिर सिंपली माइनोस इस भूल भुलैया का राज ही रखना चाहता था जो कि डेडलस ने बनाई थी। अब डेडलस जेल में था और जेल में जिंदगी आसान नहीं होती, लेकिन डेडलस वहाँ पर अकेला नहीं था। वहाँ पर उसके साथ ना उसका बेटा इकैरस भी था। फिर भी डेडलस क्रीट से भाग जाना चाहता था, तो इसलिए ना डेडलस ने वो काम किया जो कि उसे अच्छी तरह से आता था। उसने कुछ हट के करने का सोचा, जिसके नतीजे में ना एक ऐसी चीज बनी जो कि अगली काफी सदियों तक लोगों का जुनून रही, जब तक के लोग उड़ने के काबिल नहीं हो गए। डेडलस ने परिंदों के उड़ने की मूवमेंट पर गौर किया और फिर उन्हीं के जैसे एक चीज बनाई। उसने बहुत सारे पंखों को इकट्ठा किया, उनको एक लाइन में छोटे से बड़े की तरफ रखा और उनको शहद वाली मक्खी के छत्ते के मोम की मदद से और धागे की मदद से जोड़ दिया। जिस टाइम डेडलस परों को बना रहा था ना, तो इकैरस उनसे खेल रहा था, लेकिन उसे क्या पता था कि जिस चीज से वो खेल रहा है वही चीज उसका ट्रेजिक एंड करेगी। जब डेडलस ने अपना काम पूरा कर लिया तो उसने ना वो पर पहन लिए और आसमान में उड़ने लग गया। तो जब वो उड़ रहा था ना, तो बाप और बेटा दोनों एक दूसरे को हैरानगी के साथ देख रहे थे। फिर डेडलस ने इकैरस की तरफ देखा और उसे समझाया कि वो इन परों को कैसे उड़ा सकता है, यानी उसे क्या करना है और क्या नहीं करना। तो डेडलस कहता है कि इकैरस तुम दरमियानी रास्ता इख्तियार करना, यानी अगर ज्यादा नीचे उड़ोगे ना तो नमी से तुम्हारे पर जो है वो भीग जाएंगे, और अगर ज्यादा ऊपर उड़ोगे तो गर्मी की वजह से तुम्हारे पंख जो है उनका मोम जो है वो पिघल जाएगा। डेडलस ये सारी बातें बता तो रहा था, लेकिन उसे पता चल गया था कि उसकी बातों का इकैरस पर कोई भी असर नहीं हो रहा, और उसे ना अपने बेटे की जान की फिक्र होने लगी और उसकी आंखों से आंसू निकलने लग गए और उसके हाथ कांपने लग गए। लेकिन कोई और रास्ता भी तो नहीं था, इसलिए उसने ना आगे बढ़कर अपने बेटे को चूमा
और फिर आसमान की तरफ उड़ गया ताकि वो इकैरस को रास्ता दिखा सके। ओविड लिखता है कि जब डेडलस और इकैरस दोनों आसमान पर उड़ रहे थे ना, तो उन्हें एक प्लोमैन यानी हल चलाने वाला, एक शीपर्ड यानी एक चरवाहा और एक एंजलर यानी कांटे से मछली पकड़ने वाला, इन 3 लोगों ने उनको उड़ते हुए देखा और उनको गॉड्स समझ बैठे। डेडलस और इकैरस दोनों ने उड़ते हुए क्रीट को पीछे छोड़ दिया। अब वो किंग माइनोस की पहुंच से दूर थे, लेकिन सेफ अब भी नहीं थे। जब वो आइलैंड ऑफ सैमोस के पास पहुंच रहे थे ना, तो इकैरस थोड़ा एरोगेंट हो गया और उसका दिल किया कि वो आसमान की तरफ उड़े, इतना कि वो सूरज के पास चला जाए। अपने बाप की नसीहत ना मानते हुए ना वो ऊपर उड़ता गया, यहाँ तक कि उसके पंखों का मोम पिघल गया और वो तेजी के साथ नीचे की तरफ गिरने लगा। इकैरस ने उड़ने की कोशिश की, लेकिन वो उड़ ना सका। अब आखिरी चीज जो कि वो कर सकता था वो ये कि वो अपने बाप का नाम पुकारता, और उसने वैसा ही किया। उसका बाप भी उसे पुकार रहा था, लेकिन वो उसे नजर नहीं आ रहा था और आखिरकार इकैरस समुद्र में गिर गया और मर गया, और उस समुद्र को बाद में इकैरियन सी का नाम दिया गया। आखिरकार डेडलस को ना अपने बेटे की बॉडी परों में लिपटी तैरती हुई मिली। ये देखकर डेडलस ने अपनी इन्वेंशन को बहुत ज्यादा कोसा और अपने बेटे की बॉडी को लेकर एक करीबी आइलैंड पर ले गया और वहां पर दफन कर दिया। वो आइलैंड जहां पर इकैरस को दफन किया गया, उस आइलैंड का नाम इकैरिया रख दिया गया। डेडलस ने अभी अपने बेटे को दफन किया ही था कि एक परिंदा उसके सर के पास से उड़कर गया। ये परिंदा डेडलस का नेफ्यू टेलस था, जिसको अब पर्डिक्स कहा जाता था, जो कि उस आदमी की सफरिंग्स को देखने के लिए आया था जिसने उसको मार ही दिया था। और यहाँ पर डेडलस और इकैरस की मिथ का एंड होता है। डेडलस और इकैरस की स्टोरी एक और ग्रीक मिथ से रिलेट करती है, जो कि द फॉल ऑफ फैथन है। फैथन जो था ना, वो अपोलो देवता का बेटा था। अपोलो सूरज का देवता है, जो कि अपनी घोड़ा गाड़ी यानी चैरियट की मदद से सूरज को चलाता है। तो कहानी ऐसे है कि एक बार ना फैथन ने जिद की कि उसे ना अपने बाप अपोलो की चैरियट चलानी है। अगरचे अपोलो ने उसे बहुत समझाया कि वो उसे नहीं संभाल पाएगा, लेकिन फैथन ने बात न मानी। आखिरकार फैथन को चैरियट मिल गई, लेकिन उसे बाद में पता चला कि वो उसको नहीं चला सकता और उस चैरियट से नीचे गिर गया और वो मर गया। डेडलस की तरह अपोलो ने भी अपने बेटे के मरने का अफसोस किया, लेकिन वो भी अब कुछ नहीं कर सकता था। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ओविड ने ना इकैरस, फैथन और टेलस, इन तीनों के बारे में अपनी बुक मेटामॉर्फोसिस में लिखा है। इन तीनों कहानियों में ना जो थीम है वो सेम है, यानी एक नौजवान लड़का अपने एम्बिशन की वजह से ट्रेजेडी का शिकार हो गया। इन तीनों कहानियों में सब्जेक्ट की डेथ उस वक्त हुई जब उसने अपनी लिमिट को सरपास करने की कोशिश की। इकैरस सूरज के कुछ ज्यादा ही करीब चला गया। फैथन ने सूरज वाली चैरियट चलाने की कोशिश की, अगरचे उसे बताया भी गया था कि ऐसा करने से वो मर जाएगा। और टेलस ने डेडलस को स्मार्टनेस और इन्वेंशंस में सरपास करने की कोशिश की। इन कहानियों से हमें यही सबक मिलता है कि एक बेटे को अपने बाप की बात सुननी चाहिए या फिर अपनी लिमिट से ज्यादा आगे नहीं बढ़ना चाहिए। डेडलस और इकैरस की कहानी में जो अहम चीज है ना, वो ये है कि इकैरस को इंस्ट्रक्ट किया गया था कि वो एक्सट्रीम्स के दरमियान में उड़े, ना ज्यादा ऊपर ना ज्यादा नीचे। उससे ना हम ये इंटरप्रेट कर सकते हैं कि हमें बहुत ज्यादा एम्बिशियस भी नहीं होना चाहिए और ना ही पूरी तरह से अनएम्बिशियस होना चाहिए। इकैरस को एक गोल्डन रेशो को फॉलो करने का कहा गया और ये ना एक बहुत ही अच्छी लाइफ एडवाइस है। कितने ही लोग हैं जो कि ज्यादा एम्बिशंस की वजह से अपनी लाइफ खराब कर बैठते हैं और कितने ही हैं जो कि अपनी लाइफ में लापरवाह होने की वजह से कुछ भी अचीव नहीं कर पाते। हम सब लोग इस चीज को अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आज के इस मॉडर्न टाइम में ना, जब हमारा अटेंशन स्पैन आहिस्ता आहिस्ता कम होता जा रहा है और टॉक्सिक कल्चर एक नॉर्म बनता जा रहा है, तो ऐसे टाइम में ना एक्सट्रीम्स के दरमियान फ्लाई करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता जा रहा है। तो इसलिए हमें फिर क्या करना चाहिए? अगर हम ब्रुगेल की इस पेंटिंग को देखें ना, तो हमें 3 आदमी काम करते हुए दिख रहे हैं, यानी एक प्लोमैन, एक शीपर्ड और एक एंजलर। लेकिन अगर हम इमेज के राइट साइड के किनारे पर देखें तो समुद्र में कोई आदमी भी डूब रहा है। ये इकैरस है जो कि अभी अभी आसमान से गिरा है। तो इस सीन को देखकर हम ये कह सकते हैं कि एंड में कोई भी चीज मायने नहीं रखती, यानी आपने क्या किया कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप सूरज के कितना पास थे, आप उड़े या नहीं, जिंदगी चलती रहेगी। हल चलाने वाला हल चलाता रहेगा, बकरियां चराने वाला बकरियां चराता रहेगा और मछली पकड़ने वाला मछलियां पकड़ता रहेगा। इसलिए ना शायद इस कहानी से हम सीख सकते हैं कि हमें लाइफ में सिर्फ अपनी फ्लाइट्स को एंजॉय करना चाहिए। एंजॉय द जर्नी, नॉट द डेस्टिनेशन।